धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नई जीवन शैली है जो अपना वर्चस्व यानी कि सत्ता स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। जीवन शैली हमारी बदल रही है क्योंकि हमारे घर में जो चीजें होती हैं, जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो वही होते हैं जो हम इस विज्ञापन में देखते हैं, किसी में बाजार में जो चल रहा है। और यहाँ एक नया जीवन दर्शन आया है, वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, हर तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, यानी कि जनता के लिए है, हमारे लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई, कह रहे हैं हमारे सुख के लिए है, सुख की व्याख्या भी बदल गई। उपभोग भोग ही सुख है, कह रहे हैं कि जो उपभोग है वही सुख है, उपभोग भोग ही सुख है। क्योंकि सुख की व्याख्या बदल गई है, क्योंकि जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो होता है हमारे लिए, हमारे सुख के लिए होता है कि हम उससे सुविधा मिले हमें। पर अब सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। हम यानी कि हम जितना ज्यादा उपभोग करेंगे, किसी भी चीज का प्रयोग करेंगे, उसको काम में लेंगे, वही हमारे लिए सुख है। ऐसी सुख की व्याख्या हो गई है, क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है। सुख वो नहीं होता, सुख को तो व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। पर हम ये चाहते हैं या हम ये सोचते हैं कि जो भी हम सुविधाएं ले रहे हैं, या जितनी भी अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, जितने भी अच्छे उत्पाद हमें मिल सकते हैं, हम उनका भोग करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, ऐसा मानते हैं। अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, अच्छा घर होगा, उसमें टीवी होगी देखने के लिए, अच्छे उपकरण होंगे, ठीक है ना, खूब आवागमन के साधन हैं, अच्छे कार वगैरह होंगी, तो वो हमारे लिए उपभोग सुख ही, उपभोग ही सुख हम मानने लगे। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि जाने अनजाने के माहौल में जो चरित्र है हमारा, वो भी बदल रहा है और उत्पाद को समर्पित होते जा रहा है, प्रोडक्ट को समर्पित होते जा रहा है। यानी कि होना ये चाहिए कि उत्पाद जो है वो हमारे लिए हो, हम उत्पाद के लिए नहीं बने। हमारे लिए कोई सामग्री बनी है, हम उसको उपयोग करें। पर होता ये जा रहा है कि हम उसको ही समर्पित हो रहे जा रहे हैं, कि उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि वही चीज हो तो हो, नहीं तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए, वरना उसके अलावा दूसरी चीज तो चाहिए ही। जो उत्पाद हमें विज्ञापन में दिखाई दे रहा है, वो बड़ा अच्छा पाठ है। ये ध्यान से देखना कि वास्तव में ये इन सब चीजों के पीछे हम किस तरह से पड़े हुए हैं, कितना पागलपन लोगों में भूत सवार हो गया है। बाजार में जो चीजें दिखाई देती हैं उनके पीछे ध्यान से पढ़ें, आनंद आएगा। और हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारा इससे ज्ञान मिलता है, बहुत ज्ञान हम प्राप्त होता है कि वास्तव में हम उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं या उसके विज्ञापन पर। विलासता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। जो विलासता, एक तो होती है जरूरत की, आवश्यकता की। पहले मनुष्य की जो आवश्यकताएं हुआ करती थी, वो रोटी कपड़ा और मकान हुआ करती थी। ये रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें आवश्यकताएं मूलभूत। पर अब तो कहाँ है, तो बहुत सारी आवश्यकताएं हो गई। मोबाइल, मोबाइल के बिना काम ही नहीं चलता। टीवी, टीवी भी होना चाहिए घर में। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मोटर बाइक भी होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो पहले विलासिता की चीजें कही जाती थी, अब वो मूलभूत आवश्यकताएं बनती जा रही हैं। तो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। लेकिन दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। एक ऐसी सामग्री है बाजार में जो हमें लुभाने की जीतोड़ कोशिश करती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए,
जैसे हम टूथपेस्ट लेकर के आते हैं, देखिए उसका विज्ञापन कैसा होता है। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। मसूड़ों को मजबूत करता है, पूर्ण सुरक्षा देता है। इस तरह से विज्ञापन। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, मैजिक फार्मूला कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। दुनिया भर के कॉलगेट आएगा, पेप्सोडेंट आएगा, कोई कहेगा सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा, बबूल आएगा है, कोई नीम के गुणों के भरपूर है, कोई मिसवाक लेके आएगा, और भी दुनिया भर के जो प्रोडक्ट चल रहे हैं सबके। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो नमक वाले भी आ जाएंगे, कोई कहेगा चीनी है, कुछ भी, सबके पास में मैजिक। तो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि ऋषि मुनियों ने खोज करके निकाला है, इसमें खनिज तत्वों का मिश्रण है। तो ये विज्ञापन देखिए। अब यदि पेस्ट अच्छा है, अब हमने पेस्ट चुन लिया कौन सा, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। हम ब्रश का ध्यान रखते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। आकार भी हो अच्छा, रंग भी हो, बनावट भी, पहुंच भी। पहुंच मतलब जो दांतों के अंदर तक जाकर के सफाई करे, है। पहले वो आता है कि सीधी सीधी सी तो नहीं है, जो ब्रश है उसकी बनावट वो भी होनी चाहिए, जो खाली जगह है दांतों के बीच में वहां भी पहुंच जाए। एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। तुम लोग भी चबाते रहते हो कई बार, हाँ, और भी बहुत सारे जो चबा चबा करके इधर उधर फेंक देते हैं, वो कहते हैं कि माउथ वॉश करना। ये तो खैर चलो एक तरह से फ्रेश करने के लिए, माउथ वॉश के लिए भी है, वो देखा होगा लिक्विड सब मुंह में डालते हैं, उससे साफ करते हैं, क्योंकि उससे सब दांतों में जहाँ भी खाली जगह अच्छी तरह से साफ हो जाती है। तो मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए, फिर भी मुंह में दुर्गंध आती है तो फिर सेंटा फ्रेश और वो जो तुम करते हो कि मुंह फ्रेश होने के लिए माउथ फ्रेशनर और ये आ रहे हैं। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड पर खरीदना ही पसंद करें, क्योंकि इनका ही इतना बिल हो जाएगा। हम ऐसी चीजें तो खरीदेंगे नहीं कि जिसका विज्ञापन नहीं होता। तो बहुविज्ञापित यानी कि जिसका बहुत अधिक विज्ञापन है और कीमती ब्रांड है जो बहुत महंगा है, उसको लेना पसंद करते हैं। सस्ते को तो हम ये सोचते हैं कि बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये अच्छी नहीं होगी, थोड़ी महंगे वाली लेते हैं, थोड़ा अच्छी सी दिखा भाई, अच्छी रेट वाली। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अब वो बात कर रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन, जो सुंदरता को बढ़ाने वाली। पहले तो ये सौंदर्य प्रसाधन सिर्फ महिलाएं ही यूज करती थी, महिलाएं ही प्रयोग में लाती थी। अब तो पुरुष भी लेकर के आते हैं सौंदर्य प्रसाधन की जितनी भी वस्तुएं हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, हर माह नए नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, हर महीने नई नई चीजें। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी सुरक्षा करता है, कोई जिंदगी की रक्षा करता है। पहले लाइफ बॉय आता था, आजकल शायद कोई नहीं लेता उसको, या लेते भी होंगे, वो आता था, उसका जिंदगी की रक्षा करता है लाइफ बॉय। जिंदगी की रक्षा भी लाइफ बॉय करता, साबुन से हो रही और किसी से नहीं हो रही। तो एक तो शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, गर्मी है भाई पसीना नहीं आने दो, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए स्नेह स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। अब क्या स्नेह स्टार जो हीरोइन है, अभिनेत्रियां हैं, उनके सौंदर्य का रहस्य क्या है? पहले ऐश्वर्या राय आती थी लक्स के उसमें, है? तो सब लोग देखते थे, अच्छा ये इतनी सुंदर, ये लक्स से नहा करके हो गई, ये लक्स लगा लगा करके। तो लोग इसी चीज को देखते हैं कि इसका विज्ञापन कौन कर रहा है। अच्छा अमिताभ बच्चन विज्ञापन कर रहा है, आमिर खान कर रहा है, ऐश्वर्या राय कर रही है। तो उन्हीं चीजों के लिए हम लालायित होते हैं, उन्हीं चीजों के प्रति हम लालच करते हैं कि हमें यही चीज खरीदनी है, यही वस्तु लेनी है। तो ऐसे आते हैं कि यह लीजिए स्नेह स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन।
सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। देखिए, सच्चाई का अर्थ समझना है, शरीर को पवित्र रखना है, तो ये लीजिए गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन ले लीजिए। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, आपका सौंदर्य निखर जाएगा, गोरा हो जाएगा। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। जिनको हम कहते हैं ना अच्छे घरों की महिलाएं हैं, जो उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं होना तो मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। और आजकल जैसे मैंने पहले भी बताया कि पुरुष भी इस होड़ में पीछे नहीं रहे, उन्हें भी चाहिए, साबुन भी चाहिए। पहले महिलाएं लड़कियों के लिए वो जो क्रीम लगाती थी वो फेयर एंड लवली आज भी लगाती हैं आजकल, है। फिर वो उन्होंने पुरुषों के लिए भी वो फेयर हैंडसम और वो भी निकाल दी कि नहीं जी आप भी गोरे हुई है, आप भी अपना सौंदर्य निखारिए, हैं। जो डीओ लगाते हैं वो महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, साबुन महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, और भी बहुत सारी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं जिनसे कोई भी अछूता नहीं रहा। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च और हो जाएगा। परफ्यूम मंगाओ पेरिस से, और कितना खर्च ले लो ज़्यादा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। प्रतिष्ठा चिन्ह, प्रतिष्ठा का चिन्ह है कि हम जितनी महंगी चीज़ खरीदते हैं उतने ही प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। हमें लोग सोचते हैं कि बड़ा पैसे वाला है, बड़ा आदमी है भाई। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, क्योंकि जितनी महंगी चीज़ें खरीदेंगे उससे लगता है कि ये हमारी हैसियत के हिसाब से, इस तरह से हम जी रहे हैं। लेखक ये बता रहा है वास्तव में ये सच्चाई नहीं है, हमारी सोच बता रहा है। वास्तव में ऐसा होता नहीं कि जो जितनी महंगी चीज़ खरीदे उसकी अच्छी हैसियत है। ठीक है, अच्छी हैसियत हो सकती है, पर जरूरी नहीं कि जो कम पैसे में चीज़ आ रही है उसकी गुणवत्ता खराब हो, वो भी अच्छी हो सकती है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं, तो लेखक भी वही बात कर रहा है कि पुरुष भी अब इसमें पीछे नहीं रहे इस दौड़ में। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। पहले पुरुष सिर्फ यही चाहते थे, साबुन लगा लिया शरीर पर और तेल लगा लिया। तेल भी अब तो बालों वाला चल गया, पहले तो सरसों का तेल ही पोतते रहते थे, पूरे शरीर पे खूब लगाते थे सरसों के तेल की मालिश। अब तो सरसों का तेल लगाते भी नहीं हैं, अब तो डाबर आंवला और पता नहीं किस किस तरह के वो तेल आ रहे हैं, उनको लगाएंगे। अब तो और भी आ गए बच्चों को, तो तुमने देखा ही अपनी क्लास में है, तुम में से भी 2-4 होंगे जो जेल वेल लगा करके आते हैं। तेल से भी काम नहीं चलता बालों के लिए, हैं। जेल भी पहले आता था कुछ साल पहले, वहाँ पे मैं बच्चों को देखता था क्लास में कि वो सर जी ये जेल लगा के आया, और अब तो शायद वैक्स और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई। यानी कि लेखक बताना चाह रहा है कि अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरुषों के सौंदर्य प्रसाधन में भी जुड़ गई। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। तो कह रहे हैं इनकी बातों को छोड़िए, अब वो वस्तुओं और परिधान, परिधान मतलब वस्त्र, वस्तु और वस्त्र, ठीक है ना। एक तो वस्तु यानी कि चीज़ें जो होती हैं, और परिधान यानी कि कपड़े, वस्त्रों की दुनिया में अब वो लेकर के जाना चाहता है। क्या जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी, नए नए कपड़े आ गए बाजार। पहले तो हम फटों को पहनते भी नहीं थे, अब तो यहाँ घुटने से फट रहा है, पीछे से फट रहा है, और पता नहीं कहाँ से उसकी खाल सी लटक रही है, उसको हम कहते हैं फैशनेबल हैं। भाई ये कपड़े अच्छे हैं, जिनको हम लोग पहले पहनते भी नहीं थे, कहीं से भी फट जाए तो ये फटा हुआ है। तो ये ट्रेंडी है और महंगे भी। जिनका ट्रेंड होता है वही पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। यही तो कह रहा, पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, जो पुराने हो गए उन फैशन को बड़े अच्छे अच्छे पता नहीं क्या क्या फैशन करने लगे हैं। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। लेखक
कब की बात बता रहा है? घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए तो होती है। कह रहे कि अगर हमें टाइम ही देखना है तो 400-500 रुपये में घड़ी मिल जाती है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। कह रहे कि हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। तो कौन सी आती है सबसे महंगी जो घड़ी आती है? मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। मैं कौन सी घड़ी है? रोलेक्स। आदित्य सागर कह रहा है रोलेक्स, सही कह रहा है। ठीक है ना? तो इतनी महंगी घड़ियां आती हैं, तो करना क्या? टाइम ही तो देखना है। टाइम देखना है, 400-500 की घड़ी से देख सकते हैं। हम जब पढ़ते थे, हम तो 25-30 रुपए की वो घड़ी आती थी सेल से चलने वाली, तो जो उसकी टिप 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 करके चलती है वो वाली, वही रखते थे कि क्या है, बस इसी घड़ी से काम चल जाएगा। तो और इसमें रोलेक्स और इतना जो खरीदना, इतनी महंगी जो 50-60 हजार से लाख 1.5-2 लाख और भी इससे महंगी, उनका क्या मतलब है? संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। संगीत के बारे में भले जाने या ना जाने, पर कीमती म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें, भले चलाना भी ना आता। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। काम करने के लिए तो कंप्यूटर खरीदे भी जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए ही खरीद लेते हैं, जिनको चलाना भी नहीं आता। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। 5 सितारा मतलब 5 स्टार। 5 स्टार होटल। बताओ, हम घर में भी खाना खा रहे हैं, एक ढाबे पे भी जाकर के खा रहे हैं, ठीक है ना? और एक 5 सितारा होटल है, यानी कि 5 स्टार होटल है, वहाँ भी खाना खा रहे हैं। वही चीज़ हम पास में कहीं खाएंगे, वही दाल ले लें हम, या कोई सब्जी ले लें, वो 25-30 रुपये में, 40-50 रुपये में खा लेंगे। वही 5 सितारा में पहुंच जाए तो हमारा बिल कितने का होगा, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। वहाँ तो विवाह भी होने लगे, होटलों में विवाह होते हैं। अच्छे जो अमीर लोग होते हैं वो वहीं पर बुकिंग करते हैं अपना, वहीं पर शादियाँ होती हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, 5 स्टार हॉस्पिटल भी होते हैं। बीमार पड़ गए तो वहाँ जाना है हमें, सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं, डिस्पेंसरी में जाना नहीं, हमें तो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल, देखिए 5 स्टार स्कूल, 5 सितारा। हमें सरकारी स्कूल में कहाँ पढ़ना है? हमारा तो अच्छा स्कूल है, और भी बहुत से स्कूल हैं जो अच्छे हैं, पर कुछ लोगों को ये भी नहीं अच्छे लगते। ठीक है, अब कोरोना का इलाज चल रहा है, हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं होकर के सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादातर हो रहा है, सबको खूब अच्छा इलाज मिल रहा है, ठीक है ना? वैसे ही ये लोग जो प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में पड़े हुए कि प्राइवेट में पढ़ाई होती है, सरकारी में कुछ नहीं होता, तो ये भी इनकी गलत सोच ही है। क्योंकि सरकारी में पढ़ के ही लोग अच्छे पदों पर पहुंचे, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं। और जिनके पास पैसा है तो वो 5 स्टार हॉस्पिटल में भी जाते हैं, 5 स्टार होटल में भी जाते हैं, 5 स्टार पब्लिक स्कूल में भी जाते हैं। यहाँ पर एसी लगा हुआ होता है, जिनके बच्चों को गर्मी भी नहीं लगती है। तो 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, उन्हें लगता भी है शायद कि हमारे पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं बच्चों को। तो ये एक सोच है, किस तरह की सोच बनती हुई जा रही है कि तभी हमको लोग जाएंगे। अच्छा, इससे भी जाना जाता है हैसियत। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है तुम्हारा बच्चा? तो उस स्कूल में, हाँ नाम होगा भाई उस स्कूल में है, एक सरकारी वाले का क्या नाम? तो ये किस तरह की सोच है? ये उपभोक्तावादी सोच है। किस तरह हम उसमें पढ़ते हुए जा रहे हैं, ये बता दें। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए, और बनी हुई है, प्राइवेट कॉलेज हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी हो गई। ऐसे ही 5 सितारा। भारत में तो यह स्थिति अभी आई नहीं, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देश तो ऐसे हैं जो अपने अंतिम संस्कार के लिए भी ऐसी ही सुविधाओं का इंतजाम करते हैं। भारत में ये स्थिति नहीं है, पर बाकी के जो अमेरिका और यूरोप जैसे देश हैं
वहां पर मरने से पहले इंतजाम, भाई ऐसी अच्छी जगह पे हमें वहां पे हमारा अंतिम संस्कार करना जहां आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। हाँ, कि मरने के बाद भी हरियाली दिखाई दे, ऐसा हो सकता है? उनको लगता है कि आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, फूल भी खिल रहे होंगे, कब्र में से निकल के क्या पता देख ले कभी कौन सा फूल खिल रहा है अच्छा सा, है थोड़ी सी खुशबू ले लूं। चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, फव्वारे भी लगा लें कि भाई थोड़ा पानी निकल रहा है उसमें से, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी, और मंद मंद ध्वनि में संगीत सुन रहा कब्र में पड़ा आदमी। बताइए क्या स्थिति है ये? क्या उपभोक्तावाद की संस्कृति और वास्तविकता है? भारत में ये स्थिति नहीं है, पर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की होता है। देखिए हम उपभोक्तावाद में कितने अंधे होते जा रहे हैं। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, करें कल भारत में भी ये संभव हो सकता है, आज नहीं तो कल संभव तो हो ही जाएगा। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। हास्यास्पद मतलब हंसी आने योग्य, जिन पर हमको हंसी आती है। अब ये ऐसा ही तो था, हास्यास्पद ही तो था। हंसी तो आ रही थी कि मरने के लिए भी आदमी अपना इस तरह से इंतजाम करता है कि वो कैसी जगह पर उसका अंतिम संस्कार होना है, वहां पर फूल वूल उगे हों, थोड़े फव्वारे चल रहे हों, मंद मंद संगीत चल रहा हो, तो ये हास्यास्पद ही होती। मरने के बाद कौन देखने आ रहा है, कहाँ गया, क्या है? यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो सामान्य जन हैं, जो आम आदमी हैं, वो भी इसे ललचाई हुई निगाह से ही देखते हैं। वह भी ये कोशिश करते हैं कि हम भी इसी तरह की उपभोक्तावादी संस्कृति में जिएं और इसको हम भी अपनाएं, और जो हम विज्ञापन देख रहे हैं वही चीज़ें हमारे घर में हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। एक विज्ञापन की इस तरह की भाषा होती है कि यही है राइट चॉइस बेबी। तो इस तरह की चीज़ों में विश्वास कर हॉस्पिटल है, सबकी बात वो कर रहा है। अब उसके गंभीर पक्ष की ओर चले। गंभीर मतलब जो समझने की बात है, उसमें कहना क्या चाहता है। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये भारत में ही विकसित क्यों हो रही है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। पहले होता था, सामंती संस्कृति होती थी। सामंत जानते हैं कौन होता है? पढ़ा है किसी ने? पता है किसी को? नो सर। पहले प्राचीन समय में राजा के नीचे सामंत हुआ करते थे, जो उसके पास में बहुत सारा वो कर वगैरह लेता था उनसे, लोगों से, तो वो सामंती संस्कृति हुआ करती थी। ठीक है ना? तो ऐसी सामंती संस्कृति पहले भी भारत में रही है, और अब उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। पर अब क्या है, अब उपभोक्तावाद आ गया है। आज सामंत बदल गए, यानी कि पहले जो सामंत हुआ करते थे, जो प्रजा से कर लेते थे, जो प्रजा को एक तरह से उनका धन लेते थे, उनका शोषण होता था, सामंत शोषण किया करते थे। उसी तरह से आज जो उपभोक्तावाद है वह सामंत बन चुका है, क्योंकि आज सामंत बदल गए। यानी कि पहले वो सामंत हुआ करते थे, अब सामंत ये हो गया है। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। जो सामंती संस्कृति है उसका मुहावरा भी बदल गया है। यानी कि पहले जो सामंती संस्कृति हुआ करती थी वह सामंती संस्कृति अब नहीं रही। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, सांस्कृतिक अस्मिता यानी कि अपनी संस्कृति के अस्तित्व की अस्मिता, इसकी उसका जो पहचान है, उसका अस्तित्व है, अस्मिता, उसकी इज्जत है,
संस्कृति को बचाने के लिए कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। जो परंपराएं हैं वो हमारी अवमूल्यन यानी कि उनका मूल्य घटा है। अवमूल्यन बोलते हैं मूल्य का घट जाना, यानी कि पहले जैसी परंपराएं नहीं रही। हम परंपराओं को उतना महत्व नहीं देते हैं अब, क्योंकि परंपराओं का अवमूल्यन हो गया है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। जो हमारी आस्थाएं थी वो क्षरित हो गई है, कमजोर हो गई, क्षरण हुआ है। पहले जैसी आस्थाएं नहीं। हमारी आस्था पहले बहुत आस्थाएं हुआ करती थी भारतीय संस्कृति में, अब उतनी आस्था नहीं रही। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, और कड़वी सच्चाई ये है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि हम दास हैं। दास मतलब नौकर, सेवक हैं इसके बौद्धिक बुद्धि के, बौद्धिक दास। हम मानसिक रूप से तो हम दास हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से हम आजाद हुए हैं, हम स्वतंत्र हुए हैं। हम कहते हैं ना हम स्वतंत्र भारत में, हम स्वतंत्र तो हो गए, शारीरिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं, क्योंकि हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं है, हमारे पैरों में बेड़ियां नहीं है, हम किसी कैद में नहीं है। लेकिन बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पर हमारी बुद्धि पर एक प्रभाव है, और जो प्रभाव है वो उपभोक्तावाद का है, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। हमारे ऊपर वो हावी हो रहे हैं, हम सोच नहीं पाते। हमें वही चीज चाहिए होती है जो हम बाजार में देख रहे हैं, जो हम विज्ञापन में देख रहे हैं, जो हम अपने मित्र के पास देख रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, हमारी जो नई संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति है, यानी कि हम अनुकरण करते हैं किसी का भी। ये हमारी संस्कृति, अब की संस्कृति, जबकि पहले हमारी ये संस्कृति नहीं थी। दूसरे लोग, दूसरे देश हमारी संस्कृति का अनुकरण करते थे, हमारा अनुकरण करते थे, और अब यह स्थिति पैदा हो गई है कि हम दूसरों की संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति बन रही है। अब जो जिसको हम नई संस्कृति कहते हैं वो अनुकरण की है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान बनाते जा रहे हैं, जिनसे हम इसे ये देख सकें कि अगर हम इन चीज़ों से पीछे रहेंगे तो हम आधुनिक नहीं कहलाएंगे, हम पिछड़े हुए कहलाएंगे। हमें कोई मॉडर्न नहीं कह सकेगा अगर हम इस संस्कृति को नहीं अपनाएंगे। अगर हम समाज के साथ नहीं चलेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि ये तो पिछड़ा हुआ है, ये तो आधुनिक है ही नहीं, मॉडर्न नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, और हमें ये लगता है हमने इन चीज़ों को अपना प्रतिमान बना लिया है, इनको अपना मॉडल बना लिया है कि यह चीज़ें होंगी तो ही हम आधुनिक कहलाएंगे, वरना नहीं, क्योंकि बहुत गलत बात है। हमारी तो संस्कृति रही है सादा जीवन उच्च विचार वाली संस्कृति रही है, सादा जीवन उच्च विचार, पर आजकल हम झूठी और धोती आधुनिकता में पड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि ये सब चीजें जो विज्ञापन, ये विलासिता की वस्तुएं ये हमारे पास नहीं है, तो सब लोग सोचेंगे कि हम आधुनिक नहीं, जबकि हकीकत तो ये होनी चाहिए, वास्तविक में ये होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को पकड़े रहें, जो भी जरूरी है वो चीजें खरीदें। हम आधुनिकता की इस दौड़ में हम उत्पाद को क्यों समर्पित हो जाएं? हमारे लिए उत्पाद है, भोग करने के लिए उत्पाद है, उत्पाद हमें भोग रहा है, हम उसके पीछे पागल हो रहे हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी दौड़, प्रतिष्ठा यानी कि इज्जत, समाज में जो है प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उस सम्मान की अंधी प्रतिस्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा जो होड़ होती है अंधी है। हम ये सोचते हैं कि इसी से हमारी प्रतिष्ठा होगी, और इसी चक्कर में हर कोई रहता है। मेरे घर में ये चीजें होनी चाहिए, मेरे घर में ये चीजें चाहिए, मेरे घर में ऐसी टीवी होनी चाहिए, मेरे घर में ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे घर में ऐसे सोफे होनी चाहिए, मेरे घर में ये टूथपेस्ट होना चाहिए, ये चीजें, ये ब्रांड होना चाहिए। तो ये अंधी प्रतिस्पर्धा है, और इसमें हम उसे खोकर, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। छद्म मतलब
जो दिखावटी है, जो सिर्फ कुछ समय के लिए है, जो हमें सिर्फ भ्रमित करती है, ऐसी उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। छद्मवेश, अभी पिछले पार्ट में भी आया था, छद्मवेश मतलब जिससे आदमी भ्रमित हो जाता है, जिसको पहचान नहीं पाता, ऐसा। तो ऐसे ही उसकी छद्म गिरफ्त में हम आ रहे हैं, भ्रम में आ रहे हैं, हम उसके शिकंजे में कसते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण, संस्कृति की नियंत्रक यानी कि जो नियंत्रण रखती हैं, जो कंट्रोल रखती हैं, ऐसी शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित दो शब्दों से मिलकर के बनता है दिग और भ्रमित, संधि होती है यहाँ पर, व्यंजन संधि। दिग्भ्रमित यानी कि दिशा से भ्रमित हो जाना, उसको कहते हैं दिग्भ्रमित। इसके लिए एक हम कह सकते हैं कि जो अपने रास्ते से भटक जाता है उसको कहते हैं दिग्भ्रमित। हमारा रास्ता कुछ और है, हमारा रास्ता ये सब नहीं है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति में डूबे रहें, हम भौतिक साधनों को इकट्ठे करने में ही लगे रहें। तो हम क्या है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम इनके पीछे भाग रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, हमारा समाज आज अन्य निर्देशित हो रहा है, यानी कि इसको कोई और चला रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के जो सूक्ष्म तंत्र हैं वो हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। हमारी मानसिकता उनसे बदलती जा रही है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है, उसमें सम्मोहन की भी शक्ति है। सम्मोहन मतलब वो हमें अपनी ओर मोहित करती है, वशीकरण और वश में भी करती है। विज्ञापन और प्रसार, प्रसार कहते हैं कि जो कोई दूर तक फैल जाती है, और विज्ञापन में तो हम जी रहे, कोई भी वस्तु बिना विज्ञापन के तो होती नहीं है। आज हम किसी भी बाजार में चले जाएं, कोई भी चीज बिना विज्ञापन के नहीं। कोई छोटी से छोटी भी दुकान खरीदेगा, कोई गोलगप्पे भी बेचेगा, वो भी अपना विज्ञापन करने के लिए लगे। तो विज्ञापन और प्रसार की सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वो हमें मोहित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, वशीकरण की भी और वश में भी कर लेती है। तो उसके हम वशीभूत होते जा रहे हैं, उसके वश में हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अंत में इस संस्कृति का जो फैलाव हो रहा है, कौन सी संस्कृति का? कौन सी संस्कृति का फैलाव हो रहा है? उपभोक्तावाद की संस्कृति का। आया है ना कि उपभोक्तावाद की संस्कृति हम पढ़ रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अगर यही उपभोक्तावाद की संस्कृति फैलती रही तो इस फैलाव का परिणाम क्या होगा? क्या इसका रिजल्ट होगा? क्या इसका फल होगा? क्या इसका परिणाम होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे संसाधन तो सीमित है, रिसोर्स हैं, जानते हैं सब, सीमित ही हैं वो, और उनका घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय मतलब बहुत खर्च। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। देखिए अब वो कुछ ऐसी बातें बता रहा है कि हम भले ही आलू के चिप्स अच्छी गुणवत्ता वाले, क्वालिटी वाले, कौन से आते हैं वो आलू के चिप्स जो खरीदते हैं हम, अच्छी गुणवत्ता वाले जो सब पसंद करते हैं, लेज का होता है लेज। हाँ, तो जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। क्या हम उसको एक अच्छा पैकेट खरीद लें तो उससे हमारे जीवन की गुणवत्ता सुधर जाएगी? नहीं सुधर सकती। ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, ना ऐसे विज्ञापित शीतल पेयों से सुधरेगी जिनका बहुत विज्ञापन हो रहा है। जैसे बहुत सारे की कोल्ड ड्रिंक का, कोई कहता है वो माउंटेन ड्यू है, वो आता है कि वो डर के आगे जीत है। उनसे हमारे जीवन की गुणवत्ता क्या, उससे हम डर नहीं लगेगा है? और भी शीतल पेय बहुत से आ रहे हैं, जितने भी पेय पदार्थ, तो ना तो आलू के चिप्स से सुधरेगी, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से सुधरेगी हमारे जीवन की गुणवत्ता, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों।
पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे हैं कूड़ा खाद्य। कूड़ा खाद्य मतलब कूड़ा खाद्य, कूड़े जैसे हैं। खाद्य मतलब जो खाने योग्य है। तो ऐसा है कि जो पिज्जा और बर्गर जो भी खा रहे हैं तो वो कूड़ा खाने के जैसे ही हैं। वो हमारे जीवन की गुणवत्ता को नहीं सुधार सकते। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, एक वर्ग की दूसरे वर्ग से। हमने समाज में इतने वर्ग बना लिए हैं, वो अमीर है, वो गरीब है, हैं? बहुत सारी जातियां बना ली हैं। वो ऐसा है, वो इस जाति का है, वो इस जाति का है, वो उसी से बात करेगा, वो उसी से बात करेगा। तो वो समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। सरोकार मतलब संबंध, जो सामाजिक संबंध है। कहाँ रहे अब सामाजिक संबंध? लोग एक दूसरे से संबंध रखना ही नहीं चाहते, एक दूसरे से जान पहचान रखना ही नहीं चाहते। हमें पता ही नहीं चलता पड़ोस में कौन आया है, कोई रो रहा है तो हमें ये नहीं वो होता कि कोई रो रहा है, उल्टा हम ये कहते हैं कि सोने और नहीं दे रहा, ये पता नहीं कौन रो रहा है, और किवाड़ बंद कर लेंगे, अपना दरवाजा बंद कर लेंगे। तो सामाजिक सरोकार नहीं है, सामाजिक संबंध नहीं। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। और ये जीवन स्तर का बढ़ता अंतर है, अंतर तो बढ़ ही रहा है, आक्रोश और अशांति को भी जन्म दे रहा है। आक्रोश है एक तरफ तो, क्योंकि जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो बड़े वालों को देखता है तो उनके प्रति आक्रोश भी होता है। आक्रोश क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि देखो वो तो ऐसे जीते हैं, वो ऐसे जीते हैं। अशांति को भी जन्म देता है, वो भी फिर ऐसा चाहते हैं कि हम इस तरह से जिएं, और उसके लिए वो और भी कई तरह के काम करने को तैयार हो जाते हैं कि जिससे उन्हें लगे कि हम भी इनके जैसे बन सकते हैं, या उस तरह की जीवन शैली अपना सकते हैं, या उस तरह के हम भी उत्पाद खरीद सकते हैं, उस तरह का सामान हमारे घर में भी होना चाहिए। ये सारी चीजें इन सब ये निर्भर करती हैं। तो जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति है ना जो फैलेगी, इससे सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। समाज में अशांति तो बढ़ती है। हर कोई भाई, मान लीजिए कि मेरे कोई वो नहीं, हैसियत नहीं, मैं ये नहीं खरीद सकता कोई भी चीज़ जो मैं अपने पड़ोसी पर देखता हूँ, अपने मित्र पर देखता हूँ, पर एक बार मन में आ गया यार मैं मेरे पास में भी होनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि मेरे मन में कुछ दूसरी ऐसी भावना आए कि जिससे मैं उतने पैसे कमाऊं। हो सकता है चाहे वो कोई गलत तरीका ही हो, ठीक है ना, लूट खसूट ही क्यों ना हो, 2 नंबर से ही कमाया गया पैसा क्यों ना हो, भ्रष्टाचार ही क्यों ना हो। तो इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि सब आदमी तो इन चीज़ों को वो नहीं समझते, किसी के ऊपर ये हावी हो जाती है और कोई इसको हावी नहीं होने देता। वो सोचता है कि ठीक है हम जैसे हैं ठीक है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जो भी हम खरीद सकते हैं, क्या है। तो सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, इससे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, इससे सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। जो सांस्कृतिक अस्मिता है, जो सांस्कृतिक प्रतिष्ठा है, जो वर्चस्व है, अस्तित्व है उसका तो ह्रास हो ही रहा है, यानी कि वो तो कम हो ही रही है। ह्रास मतलब कम ही होना। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, हम लक्ष्य से भी भ्रमित हो रहे हैं। हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता कि वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हमारा लक्ष्य इतना ही है कि हम ये भौतिक सुविधाओं के साधन हैं उनको इकट्ठे करते रहें? क्या हमारा लक्ष्य यही है कि घर में बहुत सारे उत्पाद भर करके रखें, यही जीवन का लक्ष्य होता है मनुष्य का? तो कह रहा है कि हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं, हमें पता ही नहीं है हमारा लक्ष्य क्या है और हम लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, और जो विकास के बहुत बड़े उद्देश्य हैं वो कहीं पीछे छूट गए हमसे, जिनको हम कह सकते थे कि हाँ हम विकसित हो रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, उन चीज़ों को तो छूट गए। हम भौतिक वस्तुओं को खरीद लेना ही अपना विकास समझते हैं। हम झूठी तुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। कह रहे हैं हम झूठी तुष्टि के लिए, तुष्टि संतुष्टि के लिए तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, यानी कि इस समय के जो लक्ष्य हैं तात्कालिक। तात्कालिक 2 शब्दों से बनता है, तात और कालिक। तात मतलब उस समय के, कालिक मतलब समय, तात मतलब उस काल मतलब समय, उस काल के समय, और उस काल के मतलब जिस काल में हम चल रहे हैं। तो झूठी संतुष्टि के लिए इस काल के लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, और इस काल के लक्ष्य क्या है? यही है कि भौतिक सुविधाएं इकट्ठी करना।
जो कि सही नहीं। मर्यादाएं टूट रही, मर्यादाओं में नहीं रहा कोई, सब मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, किसी में नैतिकता नहीं। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, सिर्फ व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, वो अपने आप पर ही केंद्रित है। व्यक्ति किसी से कुछ भी लेना देना नहीं, उसे समाज से कुछ नहीं लेना देना, उसे संबंधों से कुछ नहीं लेना देना, उसे परिवार से कुछ नहीं लेना देना, उसे अपने देश से कुछ नहीं लेना देना, राज्य से कुछ नहीं लेना देना। सिर्फ व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, सिर्फ वो अपने आप को देख रहा है मैं कितना सुखी हूँ। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। जो स्वार्थ है वो परमार्थ पर हावी हो रहा है। परमार्थ मतलब दूसरे के लिए जो हम करते हैं वो नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए होना चाहिए, चाहे दूसरे को कितना भी इसके लिए नुकसान हमें हमारी तरफ से हो जाए, दूसरे का नुकसान, पर हमारा काम सिद्ध होना चाहिए, हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, और जो भोग करने की आकांक्षाएं हैं, जो उपभोग की आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं, वो आसमान को छू रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम ही सारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं सबका भोग कर लें, पता नहीं हमको में कौन सा आनंद मिलने वाला है इन भोग को। जबकि वास्तविकता यह है कि जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं सिर्फ उतना ही भोग करें, हमें क्या जरूरत है। संसाधन हमारे पास सीमित है, अगर हम संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, उनका अपव्यय करेंगे तो क्या है, वो संसाधन तो सीमित है ना, दूसरे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कहाँ रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, एक प्रश्न छोड़ रहा है, प्रश्नवाचक लगाया हुआ है कि आखिर किस बिंदु पर जाकर रुकेगी यह दौड़, कहाँ रुकेगी। लोग इस दौड़ में शामिल हैं, सभी भाग रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी ने एक बार कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां तो खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। बुनियाद कहते हैं नींव, फाउंडेशन, जिस पर हम टिके हुए हैं। और जिसकी कोई नींव नहीं होती, ये जानते हैं कि घर में अगर नींव नहीं है, नींव खोदी जाती है ना जब कोई मकान बनाते हैं, ठीक है ना, वृक्षों की पेड़ों की भी नींव होती है ना, उसकी जड़ें होती हैं। अगर वो थोथी हैं, अगर वो खोखली हैं, तो कहाँ कोई उस पर टिक सकता है। पेड़, कोई विशाल वृक्ष, छोटा भी वृक्ष नहीं टिक पाएगा, वो भी गिर पड़ेगा अगर उसकी नींव नहीं है, ठीक है। तो बुनियाद पर अपनी पे कायम रहें, और बुनियाद है हमारी भारतीय संस्कृति। हम अपनी संस्कृति पर डटे रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति अध्यात्म की संस्कृति है, हमारी उपभोक्तावाद की संस्कृति नहीं। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, और ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है, ये हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। समाज कहाँ रहा, हम दूसरे की चिंता तो कर ही नहीं रहे, हमें दूसरे का भी ये ध्यान में नहीं आता कि हम इस तरह की चीजें सिर्फ अपनी शौक मौज के लिए, या हमसे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो हमसे निम्न श्रेणी के लोग हैं, वो उनके मन में भी ये विचार आएंगे। और ये तभी होता है, वास्तव में हम समाज में इतनी अशांति देख रहे हैं, वो क्या है, वो यही तो है। कोई चोरी कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, क्यों कर रहा है, एक दूसरे को कौन क्यों मार रहा है, कुछ तो उसके कारण हैं, क्योंकि वो भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, वो भी इस तरह से करना चाहते हैं। तो कुछ तो इसमें योगदान है इसका भी, हमारी जीवन शैली का, उपभोक्तावादी संस्कृति का, जो हमारी सामाजिक नींव को हिला रहा है। यह एक ऐसा बड़ा खतरा है, यह एक बड़ा खतरा है हमारे लिए, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।